यस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत ही बढ़िया रहेंगे और आप लोगों ने मेरे साथ वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया होगा, राइट? अब हम लोग बच्चे स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा दूसरा चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर। आज का टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर पूरा वाइंड अप करेंगे और रिवीजन के लिए हम लोग यूज करेंगे आईसीएआई का स्टडी मैट, राइट? आईसीएआई के स्टडी मैट का इस्तेमाल करेंगे और सारे क्वेश्चंस आईसीएआई स्टडी मैट के हम लोग गो थ्रू करने वाले हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर मेरे दोस्त क्या होता है सर? अलग अलग सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको अपन बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी का इस्तेमाल करते हैं, प्रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं, डेब्ट का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, लोन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि मिक्सचर ऑफ ओन्ड एंड बोरोड फंड्स। मिक्सचर ऑफ ओन्ड एंड बोरोड फंड्स उसको अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास दो तीन फेजेस में हमें बात करनी है। सबसे पहला फेज जो आता है वो आता है थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का। थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे पास दो तरीके की थ्योरी है, एक है रिलेवेंस थ्योरी और एक है इररिलेवेंस थ्योरी। रिलेवेंस थ्योरी आपको क्या बताती है कि सर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो है वो रिलेवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म, फॉर द पर्पस ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। रिलेवेंस थ्योरी क्या है? रिलेवेंस थ्योरी कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म के लिए और आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए। इररिलेवेंस थ्योरी कहती है कि सर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई रिलेवेंस नहीं है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा भी हो, ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो सेम रहती है। दोनों लोगों ने दोनों थ्योरीज के अंदर, रिलेवेंस थ्योरी और इररिलेवेंस थ्योरी, अपनी अपनी एजम्पशंस हैं। जो पॉपुलर थ्योरीज आपको पढ़नी है वो रिलेवेंस थ्योरी के अंदर आती है एनआई थ्योरी। एनआई थ्योरी कौन सी है? नेट इनकम अप्रोच या फिर नेट इनकम थ्योरी। नेट इनकम थ्योरी क्या कहती है? नेट इनकम थ्योरी कहती है कि सर अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्थ इंक्रीज करते हो तो इससे आपका केओ जो है वो डिक्लाइन करता है। और एक लाइन ऐड कर देते हैं कि आपकी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो इंक्रीज करती है। वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो इंक्रीज करती है। मतलब अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट को बढ़ाओगे तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है दोस्त वो गिरेगा और आपकी जो ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म है वो इंक्रीज करेगी। अब इसने इस बात को प्रूव करने के लिए कुछ एजम्पशंस ली। पहली एजम्पशन एनआई थ्योरी ने ली कि भाई साहब आपकी जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है, मतलब जो डेप्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस है और इक्विटी जो है वो कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस है। दूसरा एजम्पशन इसने लिया कि केडी और केई क्या है? कांस्टेंट है। मतलब आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना भी डेप्ट इंक्रीज करो उससे इक्विटी का रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी इक्विटी कांस्टेंट रहती है। और यही एक रीजन है कि जिससे डेप्ट का बढ़ना और केओ का गिरना और वैल्यू ऑफ फर्म का इंक्रीज होना रिलेटेड है। मतलब सर केडी आपका सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस है और केई आपका महंगा सोर्स ऑफ फाइनेंस है और केडी और केई कांस्टेंट है, मतलब केडी और केई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सर अगर आप अपने कैपिटल में सस्ता सोर्स ऑफ कैपिटल जब बढ़ाओगे तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरेगा और आपकी वैल्यू ऑफ फर्म क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। एनआई थ्योरी ने एज्यूम किया कि टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इंप्लीकेशन निकलती है डेप्ट अगर आप बढ़ाओगे तो वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी और आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो गिरेगा। एनआई के अंदर वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलती है? वैल्यू ऑफ फर्म वैल्यू ऑफ डेप्ट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी से निकलती है। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलती है? सर अर्निंग्स फॉर इक्विटी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दिया जाता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाती है। वैल्यू ऑफ डेप्ट जनरली फेस वैल्यू ऑफ डेप्ट ही रहेगी। तो जो आपके डेप्ट की फेस वैल्यू है, लाइक आपके पास 10% डिबेंचर्स है 2 लाख रुपए के, तो वैल्यू ऑफ डेप्ट 2 लाख रुपए की हो गई। आपका केओ कैसे निकलेगा? आपका केओ निकलेगा, केओ इज इक्वल्स टू केई मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी प्लस केडी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ डेप्ट। ये बेसिक चीजें आपको पता है। रिलेवेंस के अंदर ही एक और अप्रोच भी आती है और वो आती है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच भी सेम बात करती है जो एनआई करती है, लेकिन थोड़ा सा तरीका, थोड़ा सा ढंग ट्रेडिशनल का अलग है। ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि जब आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट को बढ़ाते हैं
तो एक पॉइंट तक आपका वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज करता है, एक पॉइंट तक आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है। लेकिन अगर उस पॉइंट से ज्यादा आपने डेप्ट इंक्रीज कर ली तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म गिरना शुरू हो जाएगा और आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन में कैलकुलेशन एनआई थ्योरी की और ट्रेडिशनल अप्रोच की बिल्कुल सेम होती है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं आता है। एनआई थ्योरी के अंदर सबसे पहला काम आपको रहेगा कि आप अर्निंग फॉर इक्विटी निकालेंगे, दूसरा काम आप करेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे, तीसरा काम आप करेंगे वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे और चौथा काम आप करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, राइट। इसके बाद एनओआई थ्योरी आती है। एनओआई थ्योरी जो है वो इररिलेवेंस थ्योरी है। एनओआई थ्योरी क्या कहती है कि सर अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना भी डेप्ट इस्तेमाल कर लो, कम ज्यादा कितना भी डेप्ट इस्तेमाल कर लो, उसका कोई भी इंपैक्ट वैल्यू ऑफ फर्म पे नहीं आने वाला, उसका कोई भी इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे नहीं आने वाला। इट मींस दैट कि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट यूज करो चाहे आप डेप्ट यूज ना करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स सेम, राइट। अब अगर आपकी फर्म डेप्ट इस्तेमाल करती है तो ऐसी कंसर्न को हम लीवर्ड फर्म बोलते हैं, और अगर आप डेप्ट इस्तेमाल नहीं करते हो तो ऐसी कंसर्न को हम अनलीवर्ड फर्म बोलते हैं। एनओआई थ्योरी ने कुछ एजम्पशन ली। इसने कहा कि केडी जो है वो केई से कम है, मतलब इसने भी कहा कि जो डेप्ट है वो चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस है। फिर इसने कहा कि केडी और केओ जो है बच्चे वो कांस्टेंट रहते हैं, केडी और केओ कांस्टेंट रहते हैं, मतलब कि आपका केडी और केओ में कोई फर्क नहीं आता, आप जितना मर्जी डेप्ट इंक्रीज कर लो, ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये हमेशा सेम रहेंगे, हर लेवल ऑफ डेप्ट पे ये सेम आएंगे, ये इंक्रीज नहीं होंगे। इसने भी एज्यूम किया कि कोई टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप डेप्ट को इंक्रीज करोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाएगा। एनओआई के अंदर अगर आप डेप्ट को इंक्रीज करोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिस्क परसेप्शन इक्विटी का इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि सर प्रॉफिट पे पहला हक जमाने वाले लोग इंक्रीज हो रहे हैं। डेप्ट को प्रॉफिट पे सबसे पहले हिस्सेदारी मिलती है, तो प्रॉफिट पे पहले हिस्सेदारी वाले लोग अगर बढ़ेंगे तो इक्विटी तक प्रॉफिट पहुंचते पहुंचते कम हो जाएगा, मतलब उसका रिस्क बढ़ जाएगा, और जब किसी का रिस्क बढ़ता है तो उसका रेट ऑफ रिटर्न का एक्सपेक्टेशन भी इंक्रीज हो जाता है। जब कोई ज्यादा रिस्क ले रहा होता है तो उसको रिटर्न भी ज्यादा चाहिए होता है, इसीलिए आपका के क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब एनओआई अप्रोच के अंदर सबसे पहला काम आप क्या करते हो? सबसे पहला काम आप वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हो। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलती है? ईबीआईटी को केओ से डिवाइड कर देते हो। वैल्यू ऑफ डेप्ट निकालते हो जो कि फेस वैल्यू ऑफ डेप्ट ही होती है। फिर आप वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हो। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलती है? वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेप्ट को माइनस कर दिया जाता है, आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाती है। एक पॉइंट और इसके अंदर ऐड कर लीजिए, कि अगर कोई अनलीवर्ड फर्म है तो उसका जो केई है वही उसके केओ के बराबर है। ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अनलीवर्ड फर्म का केई और केओ हमेशा क्या होता है? अनलीवर्ड फर्म का केई और केओ हमेशा सेम होता है, क्योंकि उसकी जो इक्विटी की कॉस्ट है वही उसकी ओवरऑल कॉस्ट है, क्योंकि उसके पास कोई भी डेप्ट एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। इसके बाद अगला आता है आपके पास एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच क्या है? एमएम अप्रोच ने सपोर्ट किया है एनओआई अप्रोच को। द ओनली थिंग इज कि एमएम अप्रोच ने आपको जस्टिफिकेशन प्रोवाइड किया है कि वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट क्यों रहती है और केओ में कोई चेंज क्यों नहीं आता है, और आगे चल के एमएम ने आर्बिट्रेज के बारे में भी ज्ञान दिया। कि दोनों की वैल्यू कांस्टेंट कैसे रहती है। मतलब आप लीवर्ड हो, आप अनलीवर्ड हो, आपकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में आपकी वैल्यू चेंज कर सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में आपकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। और उसका सबसे बड़ा रीजन है आर्बिट्रेज। अभी आगे हम समझेंगे आर्बिट्रेज कैसे काम करता है, राइट। तो ये आर्बिट्रेज को किसने दिया? ये आर्बिट्रेज को एमएम अप्रोच ने ही इंट्रोड्यूस किया, राइट। अब कुछ एजम्पशंस एमएम अप्रोच ने ली। पहली एजम्पशन इसने ली कि कैपिटल मार्केट जो है बेटा वो कैसी है? परफेक्ट है। इंफॉर्मेशन जो है मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, आप शेयर्स खरीदो बेचो कोई फर्क नहीं पड़ता।
इन्वेस्टर जो है वो रेशनल है, मतलब सही डिसीजन लेता है, जो उसके फेवर का होता है, जो उसको बेनिफिट देता है। कोई टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते, एमएम ने भी यही बोला। इसके बाद ये अगला जो एजम्पशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आर्बिट्रेज में काम आता है। इन्वेस्टर कैन रेज द डेप्ट एट द सेम रेट एट विच कंपनी कैन रेज। तो अगर कंपनी को डेप्ट 10% पे मिलती है या कंपनी को डेप्ट 12% इंटरेस्ट रेट पे मिलती है, तो इन्वेस्टर को अगर बोरोइंग करनी होगी तो इन्वेस्टर को भी बोरोइंग 12% पे मिल जाएगी। जनरली ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। एक इंडिविजुअल जो शेयर होल्डर होता है, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है, उसकी जो क्रेडिट वर्दीनेस होती है वो कंपनी के मुकाबले कम होती है, उसको इंटरेस्ट महंगा मिलता है, कंपनी को इंटरेस्ट सस्ता मिलता है। लेकिन एमएम ने ये एज्यूम किया कि इन्वेस्टर को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से बोरोइंग मिल सकती है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपनी को मिलती है। ये एजम्पशन आर्बिट्रेज में काम आती है, राइट। ये बेसिकली जो थ्योरीज थी वो हमने पढ़ी। इसके बाद आपने एक चीज नोटिस करी है कि तीनों जगह पर हमने टैक्सेस कंसीडर नहीं करे हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर टैक्सेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे और एनआई अप्रोच से काम करना होगा तो हम क्या करेंगे? सर कुछ नहीं करना है, सारे स्टेप्स वही रहेंगे कि पहले हम लोग अर्निंग्स फॉर इक्विटी निकालेंगे, फिर हम वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे, फिर हम वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे, फिर हम केओ निकालेंगे। यही स्टेप्स आपको परफॉर्म करने हैं। बस आपको अर्निंग्स फॉर इक्विटी निकालते वक्त टैक्स को इफेक्ट में ले लेना है, मतलब टैक्स को कंसीडर कर लेना है। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करिएगा, ईबीटी आ जाएगा, ईबीटी में से टैक्स माइनस करिएगा, अर्निंग्स फॉर इक्विटी आ जाएगी। तो टैक्स को कंसीडर कर लेना है, बस इतना सा काम है। अगर टैक्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एनओआई अप्रोच से और एमएम अप्रोच से, तो ऐसे केस में क्या होगा? सर अगर टैक्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमें एनओआई अप्रोच और एमएम अप्रोच से काम करना है, तो इस केस में बच्चे हमें यह करना पड़ेगा कि हमें पहले अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू कैसे निकलेगी? सर जो भी हमारे पास ईबीआईटी गिवन रहेगा उसमें से टैक्सेस को माइनस कर देंगे, अर्निंग्स फॉर इक्विटी आ जाएगी। अर्निंग्स फॉर इक्विटी को केई से डिवाइड कर देंगे। अब यहां पर फोकस करो, अनलीवर्ड फर्म है, अनलीवर्ड फर्म का केई ही केओ होता है, अनलीवर्ड फर्म का केई ही केओ होता है। तो यहां मैं केओ लिखूं या फिर मैं यहां पर केई लिखा रहने दूं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स को डिवाइड कर देंगे केई से। और अगर हमें लीवर्ड फर्म की वैल्यू निकालनी है, अगर हमें लीवर्ड फर्म की वैल्यू निकालनी है, तो लीवर्ड फर्म की वैल्यू कैसे निकलेगी? अनलीवर्ड फर्म की जो आपने वैल्यू निकाली है, इसमें आप प्लस कर देंगे डेप्ट इनटू टैक्स रेट। इसमें आप प्लस कर देंगे डेप्ट इनटू टैक्स रेट। ये डेप्ट इनटू टैक्स रेट क्या बताता है आपको? सर आपको टैक्स एडवांटेज के बारे में बताता है कि डेप्ट से आपको क्या टैक्स एडवांटेज मिल रहा है। ये आपको क्या बताता है? डेप्ट से आपको क्या टैक्स एडवांटेज मिल रहा है। तो वो टैक्स एडवांटेज आपकी वैल्यू क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो लीवर्ड फर्म की जो वैल्यू होगी वो अनलीवर्ड फर्म प्लस डेप्ट इनटू टैक्स रेट। अगर कोई भी टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे तो डेप्ट इनटू जीरो हो जाएगा, ये वाली पूरी फिगर ही जीरो हो जाएगी, लीवर्ड फर्म की वैल्यू अनलीवर्ड के बराबर आ जाएगी। यही एनओआई ने बताया था कि अगर टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करता तो लीवर्ड फर्म की वैल्यू अनलीवर्ड फर्म के बराबर होती है, लेकिन अगर टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो लीवर्ड फर्म की वैल्यू डेप्ट इनटू टैक्स इस अमाउंट से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसको डेप्ट पे टैक्स एडवांटेज मिल जाता है जो कि अनलीवर्ड फर्म को नहीं मिलता। यहां तक हमने सारी अप्रोचेस बेटा रिवाइज करी है। यहां तक आप लोगों को कुछ पूछना है तो पहले पूछ लीजिए, क्योंकि पहले मैं इनके क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिर मैं आपको अगला टॉपिक आर्बिट्रेज पढ़ाऊंगा। हाँ जी, चलिए दोस्त, अब हम लोग चलते हैं आगे। पहले हम लोग इन थ्योरीज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपका एनआई अप्रोच का है। फिलहाल अभी जब हम क्वेश्चन रीड करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा होगा कि एनआई लगाना है कि एनओआई लगाना है। एग्जाम में अगर आएगा तो क्लियरली वो क्वेश्चन में आपको मेंशन करेगा कि आपको कौन सी अप्रोच से काम करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए, रूपा लिमिटेड का ईबीआईटी गिवन है 5 लाख रुपए का। कंपनी के पास 10% 20 लाख डिबेंचर्स हैं। द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 16%। आपको केई गिवन है 16% का। आपसे पूछा गया है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगी और आपसे पूछा गया है फर्म की वैल्यू क्या होगी। दो चीजें आपसे पूछी गई हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ फर्म। और बाद में आपसे पूछा गया है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी। ठीक है, तो हमें एनआई अप्रोच से सॉल्व करना है। तो पहला काम तो आप ये करिए कि इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लीजिए। इनकम स्टेटमेंट से आप फाइंड कर लीजिए कि आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी कितनी आ रही है। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होगा, इंटरेस्ट माइनस होगा 20 लाख का 10%, 2 लाख।
हमारे पास ईबीटी आ जाएगी 3 लाख रुपीस की। इस क्वेश्चन के अंदर मेरे दोस्त टैक्सेस है नहीं, तो ये जो ईबीटी है यही ईएटी है, और इसी को आप अर्निंग्स फॉर इक्विटी भी बोल सकते हो। इसी को आप अर्निंग्स फॉर इक्विटी भी बोल सकते हो, क्योंकि मार्केट में कोई भी टैक्सेस नहीं है, हमारे पास कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, यही 3 लाख रुपए अर्निंग्स फॉर इक्विटी है। अब आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी सर? वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलती है, अर्निंग्स फॉर इक्विटी को हम लोग डिवाइड कर देते हैं केई से, यानी कि हम लोग 3 लाख को 16% से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास 16% का केई गिवन है, तो बेटा 3 लाख को अगर आप 16% से डिवाइड करते हो तो यू विल बी गेट इन 18,75,000, राइट। तीसरा काम आप करेंगे वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे। तीसरा काम आप वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे, 18,75,000 में 20 लाख ऐड हो जाएगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी में वैल्यू ऑफ डेप्ट ऐड कर देंगे, तो 18,75,000 में आपने 20 लाख को ऐड कर दिया, आपके पास 38.75 लाख रुपीस का वैल्यू ऑफ फर्म निकल कर आ जाएगा। आपके पास 38.75 लाख वैल्यू ऑफ फर्म निकल कर आ जाएगा। तो आपने ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वैल्यू ऑफ इक्विटी भी निकाल ली, वैल्यू ऑफ फर्म भी निकाल ली। अब आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलती है आपको पता है? KO इज इक्वल्स टू KE इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस KD इंटू वेट ऑफ डेप्ट। KE आपको क्वेश्चन में पता है 16% की है, इक्विटी की वैल्यू 18.75 लाख की है और टोटल वैल्यू 38.75 लाख की है। आपके पास इक्विटी की वैल्यू 18.75 है, ओवरऑल वैल्यू 38.75 है, तो इक्विटी की वैल्यू को अगर टोटल वैल्यू से डिवाइड कर दोगे इक्विटी का वेट निकल कर आ जाएगा। केडी आपको क्वेश्चन में गिवन है 10%। वेट ऑफ डेप्ट कैसे निकालोगे? वेट ऑफ डेप्ट निकालने के लिए आप डेप्ट का जो कैपिटल है उसका इस्तेमाल करोगे 20 लाख और इसको ओवरऑल कैपिटल से डिवाइड कर दोगे। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे बेटा, हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? हमारे पास KO निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लिया आपने, वैल्यू ऑफ फर्म 3875 आया। इन्होंने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीधे EBIT से निकाल लिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि सर हमारे पास कोई भी टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपका KE और KD दोनों बिफोर टैक्स ही हैं, तो आप उसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ऐसे एडवाइस नहीं करूंगा। आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसी तरीके से निकालिएगा ताकि आपके दिमाग में एक ही चीज रहे, अलग अलग चीजें आपको दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है। तो जब भी KO पूछा जाए, KE का मल्टीप्लाई वेट ऑफ इक्विटी प्लस KD का मल्टीप्लाई वेट ऑफ डेप्ट, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच का क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपको लगेगा कि हम लोग नॉर्मल तरीके से जैसे NI अप्रोच लगाते हैं वैसे ही कर रहे हैं। मेन चीज जो ट्रेडिशनल अप्रोच में होती है वो यही होती है कि एक पॉइंट तक आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो गिरती है। इस पॉइंट के बाद आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होती जाएगी। मतलब एक ही पॉइंट तक आप डेप्ट बढ़ा रहे हो, तो इस पॉइंट तक आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरेगा, आपकी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज करेगी। इस पॉइंट के बाद आप जैसे ही जाओगे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज होगी, आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज होगा, आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट भी इंक्रीज होगा, राइट। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि आप ट्रेडिशनल का लगा रहे हैं कि NI का लगा रहे हैं, तरीका बिल्कुल सेम होता है। पहला काम इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम इसके अंदर आपको अर्निंग्स फॉर इक्विटी निकालनी पड़ेगी। दूसरा काम इसके अंदर आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी पड़ेगी। तीसरा काम इसके अंदर आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकालना पड़ेगा। चौथा काम इसके अंदर आपको KO निकालना पड़ेगा। ये 4 स्टेप्स आपको परफॉर्म करने ही हैं। इंदिरा लिमिटेड इसके पास 1 लाख रुपए का EBIT है। ये डेप्ट और इक्विटी दोनों का इस्तेमाल करता है। हमारे पास 10% डिवेंचर्स है 5 लाख रुपीस के। फर्म का इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 15% का है। आपको करंट वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है, मतलब तुमसे वैल्यू ऑफ फर्म पूछी गई है। वैल्यू ऑफ फर्म तुम तभी निकाल पाओगे जब तुम्हारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी होगी, और वैल्यू ऑफ इक्विटी तुम तभी निकाल पाओगे जब तुम्हारे पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी होगी। अर्निंग्स फॉर इक्विटी कैसे निकल कर आएगा? EBIT 1 लाख रुपए का है, 1 लाख में से 50,000 रुपए का इंटरेस्ट, 1 लाख में से 50,000 रुपए का इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। तो EBIT में से अगर तुम इंटरेस्ट माइनस कर दोगे
तो ये तुम्हारे लिए अर्निंग्स फॉर इक्विटी निकल कर आ जाएगी, क्योंकि कोई भी टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। तो 1 लाख में से अगर तुमने 50,000 माइनस कर दिया तो अर्निंग्स फॉर इक्विटी 50,000 रुपए की निकल आएगी। तो पहला काम, अर्निंग्स फॉर इक्विटी 50,000 की आ गई है। अर्निंग्स फॉर इक्विटी पता है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल आती है। अर्निंग्स फॉर इक्विटी को हम लोग केई से डिवाइड कर देंगे। केई हमको 15% पता है, तो आपने 50,000 को 15% से डिवाइड कर देना है। 50,000 को अगर आप 15% से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3.33 लाख निकल कर आ जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगी सर? वैल्यू ऑफ इक्विटी में वैल्यू ऑफ डेप्ट को प्लस कर दीजिएगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है बेटा? 3.33 लाख, और वैल्यू ऑफ डेप्ट आपको गिवन है 5 लाख। इसको आपने सॉल्व कर लिया, 8.33 लाख आ गया। केओ कैसे निकालना है? जो तरीका मैंने आपको बताया वो तरीका ही फॉलो करिएगा। केओ इज इक्वल्स टू केई इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस केडी इंटू वेट ऑफ डेप्ट। वेट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा सर? इक्विटी की वैल्यू 3.33 लाख है, ओवरऑल वैल्यू 8.33 लाख है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्विटी का वेट आ जाएगा। इक्विटी का वेट आएगा मेरे दोस्त 0.40। इक्विटी का वेट आएगा 0.40, और अगर इक्विटी का वेट 0.40 है तो डेप्ट का वेट 0.60। डेप्ट का रेट आपको गिवन है 10% का, इक्विटी का वेट आपको गिवन है 15% का। इसको अगर आपने सॉल्व किया तो आपके पास मेरे बच्चे निकल कर आ जाएगा 15 का 40% इज 6, 10 का 60% इज 6। आपका आपका केओ निकल कर आ जाएगा 12% का। चेक कर लें, आपका केओ निकल कर आ गया है 12% का। बोलिए दोस्त, यहां तक कोई डाउट है? दोस्त यहां तक कोई डाउट है? एवरी वन ऑफ यू? ठीक है सर, ठीक है, यहां तक कोई भी किसी को डाउट नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है। डिटरमाइन करना है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपके पास कॉस्ट ऑफ डेब्ट गिवन है, आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है। आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि डेब्ट का परसेंटेज कितना है टोटल वैल्यू में। डेब्ट का परसेंटेज कितना है टोटल वैल्यू में? यहाँ पे डेब्ट का परसेंट 0 है, तो 11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.0, यहाँ पर पूरा 1। आपका ओवरऑल केओ निकल कर आ जाएगा 13%। यहाँ पे है 0.1, तो 11 का मल्टीप्लाई 0.1। अगर पूरी कैपिटल में 0.1 डेप्ट है तो 0.9 इक्विटी है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर 0.2 आ रहा है, तो अगर यहाँ 0.2 है तो यहाँ पे 0.8 आ जाएगा। यहाँ पे 0.3 है तो यहाँ पे 0.7 आ जाएगा, क्योंकि भाई साहब ओवरऑल जो होता है वो 1 होता है। डेप्ट और इक्विटी मिला के ओवरऑल वेट जो निकलता है वो 1 निकलता है। तो अगर डेप्ट 0 है तो इक्विटी 1 है। डेप्ट अगर 0.10 है तो इक्विटी 0.90 है। डेप्ट अगर 0.20 है तो इक्विटी 0.80 है। इसी तरीके से डेप्ट अगर 0.30 है तो ये 0.70 है। फिर 0.4, 0.6, 0.5, 0.5, 0.4, 0.6, 0.4, इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। जहां पर आपके पास ओवरऑल कॉस्ट मिनिमम आ रही होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो जहां पर आपके पास कॉस्ट कम आ रही होगी, सबसे कम कॉस्ट आ रही है आपकी 12.8, सबसे कम कॉस्ट आ रही है आपकी 12.8, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपकी WACC सबसे कम निकल कर आ रही है, राइट। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है मेरे बच्चे NOI अप्रोच का। अगला कॉन्सेप्ट आता है NOI अप्रोच। NOI अप्रोच में स्टेप्स को ध्यान रखना कि आपको स्टेप क्या परफॉर्म करने हैं। NOI अप्रोच में सबसे पहले आप वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हो, फिर दूसरा काम करते हो आप वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हो, तीसरा काम करते हो आप कि केओ निकालते हो। ये 3 स्टेप्स में आपका काम होगा, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड देन आपका केओ। ठीक है, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आपको। अमिता लिमिटेड के पास ऑपरेटिंग इनकम है 5 लाख रुपीस की। द फर्म का कॉस्ट ऑफ डेप्ट है 10% का। करंटली फर्म के पास 15 लाख रुपए की डेप्ट है। क्वेश्चन ने आपको बता दिया कि फर्म के पास 15 लाख रुपए की डेप्ट है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म इज 15%। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन है केओ। आपको केओ गिवन है 15%, तो यहां पे आपको केओ नहीं निकालना पड़ेगा, यहां पर आपको क्या निकालना पड़ेगा? यहां पर आपको केई निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ फर्म निकलेगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलेगी, फिर आपकी केई निकलेगी, राइट। तो
आपको टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है। तो वैल्यू ऑफ फर्म मैंने आपको बताया, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ फर्म निकलेगा जो EBIT है उसको अपन KO से डिवाइड कर देंगे। जो हमारे पास EBIT है उसे हम KO से डिवाइड कर देंगे। EBIT है हमारे पास 5 लाख रुपीस की और KO है हमारे पास 15% का। तो 5 लाख को आप 15% से डिवाइड कर दो। ये आपने सॉल्व कर लिया तो आपके पास आ जाएगा 33,33,333, 33,33,333। इतने रुपीस की आपके पास वैल्यू ऑफ फर्म आ गई है। वैल्यू ऑफ फर्म आ चुकी है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लोगे। वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेप्ट को माइनस कर दो। आपके पास 33.33 लाख की वैल्यू ऑफ फर्म आ रही है, 33.333 लाख वैल्यू ऑफ फर्म आ रही है और आपके पास 15 लाख रुपए की डेप्ट गिवन है। आपके पास 15 लाख रुपए की डेप्ट गिवन है, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ इक्विटी 18.33 लाख आ गई है। वैल्यू ऑफ इक्विटी 18.33 लाख आ गई है। अब आपको KE निकालना है। KE कैसे निकलेगा, अर्निंग्स फॉर इक्विटी को वैल्यू ऑफ इक्विटी से डिवाइड करना पड़ेगा। अर्निंग्स फॉर इक्विटी कैसे मिलेंगी सर, EBIT में से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। EBIT में से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। हमारे पास 15 लाख रुपए की डेप्ट है, 10% का इंटरेस्ट है, दैट मीन्स इंटरेस्ट की कॉस्ट कितने की आएगी, इंटरेस्ट की कॉस्ट 1,50,000 की आएगी। और 5 में से अगर 1,50,000 माइनस कर देंगे तो अर्निंग्स फॉर इक्विटी 3,50,000 की आ जाएगी। यानी कि हम 3,50,000 को 3,15,000 को 18,33,000 से डिवाइड कर देंगे। 3,50,000 को 18,33,333 से डिवाइड कर देंगे। आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल कर आ जाएगी 19.0909। तो इसको मैं राउंड ऑफ कर दे रहा हूं, 19.09% निकल कर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं दोस्त, 19.09। किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं। किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं। ओके ज़ेबा, नो वरीज। हाँ जी, एवरी वन ऑफ यू। चलिए अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 पर आएंगे सब लोग और इलस्ट्रेशन नंबर 5 को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये इस बार की RTP में भी दिया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन इस बार की RTP में भी दिया हुआ है। अल्फा लिमिटेड और बीटा लिमिटेड आर आइडेंटिकल हैं। अल्फा लिमिटेड और बीटा लिमिटेड आपस में आइडेंटिकल हैं एक्सेप्ट फॉर द कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। Alpha Limited has 50% debt and 50% equity, whereas Beta has 20% debt and 80% equity. All the percentages are in the market value terms. The borrowing rate for both the companies is 8% in a no tax world. कोई भी टैक्सेस नहीं है और इसको 50% कर्जा 8% पे मिला हुआ है और इसको 20% कर्जा 8% पे मिला हुआ है। तो दोनों का बोरोइंग रेट सेम है। Capital markets are assumed to be perfect. If you own 2% of the shares of Alpha Limited, determine your return if the company has net operating income of 360. Net operating income 360 का मतलब क्या हुआ कि आपके पास EBIT 360 का है और आपको ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है 18% का। आपको ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है 18% का। कैलकुलेट करना है इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इक्विटी। इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इक्विटी। चलिए ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने ये पूछा है कि अगर आपके पास 2% अल्फा लिमिटेड के शेयर्स हैं तो आपकी कितनी अर्निंग्स है, आपकी कितनी अर्निंग्स है, आपका रिटर्न कितना आया है कंपनी में। तो सबसे पहले हम इसकी ये वाली मुराद को पूरा करते हैं। सबसे पहले हम उसकी ये वाली मुराद को पूरा करते हैं। आपको क्या करना है, आपको अल्फा का और आपको बीटा का, दोनों का एक काम कर लो, दोनों का आप प्रिपेयर कर लो इनकम स्टेटमेंट। बीटा लिमिटेड हैज द सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम एज अल्फा। डिटरमाइन करना है इंप्लाइड रिटर्न, इक्विटी रिटर्न ऑफ बीटा और एनालाइज करना है व्हाई डज इट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अल्फा। तो आपको अल्फा और बीटा दोनों का इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लो। इन दोनों का इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लो। अल्फा और बीटा दोनों का इनकम स्टेटमेंट आप प्रिपेयर कर लो। दोनों का ऑपरेटिंग इनकम, दोनों का ऑपरेटिंग इनकम बोले तो EBIT,
बोले तो EBIT 360 का है, बोले तो 360 का है। इसमें से हमको पहले एक काम ये करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बना के, वर्किंग नोट बना के हमें वैल्यू ऑफ फॉर्म फाइंड करनी पड़ेगी। हमें वर्किंग नोट बना के वैल्यू ऑफ फॉर्म फाइंड करनी पड़ेगी। वैल्यू ऑफ फॉर्म निकलेगी EBIT डिवाइडेड बाय KO, EBIT डिवाइड बाय KO। EBIT है 360 और KO है 18%, KO है 18%। अब समझना मेरी बात को, 360 डिवाइडेड बाय 18%, 360 डिवाइड बाय 18%। मेरी बात को समझना पहले, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये जो 18% का बेटा KO दिया हुआ है, ये जो 18% का हमें KO दिया हुआ है, दिस KO is for alpha as well as beta, this KO is for alpha as well as beta। ऐसा क्यों? Why this is for alpha and beta? क्योंकि सर NOI के अंदर ये सबसे बड़ा एजम्पशन है कि KO क्या रहता है, KO कांस्टेंट रहता है। आपके कैपिटल स्ट्रक्चर से KO को कोई मतलब नहीं है। आपने कम डेप्ट यूज करी है, ज्यादा डेप्ट यूज करी है, कोई फर्क नहीं है, आपका KO कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो वैल्यू ऑफ फर्म 20 लाख है, ये वैल्यू ऑफ फर्म अल्फा की भी है और यही वैल्यू ऑफ फर्म बीटा की भी है। दोनों का ऑपरेटिंग इनकम सेम है, दोनों का KO सेम है, तो ये जो वैल्यू निकल कर आई है ये भी दोनों के लिए क्या है, सेम है। अब अल्फा ने क्या किया हुआ है बेटा, अल्फा ने इस 20 लाख में से 50% का डेप्ट रखा हुआ है और 50% का इक्विटी रखा हुआ है। उसके पास 10 लाख रुपए का डेप्ट है और 10 लाख रुपए का इक्विटी है। जबकि बीटा ने बेटा क्या किया हुआ है, सर जी बीटा ने 20% ही कर्जा लिया हुआ था। बीटा ने केवल 20% ही कर्जा लिया हुआ है। तो बीटा की अगर मैं बात करूं तो बीटा के पास 20 लाख में से केवल 4 लाख रुपीस की डेप्ट है। और अगर मैं इक्विटी की बात करूं बेटा तो इसके पास 16 लाख रुपीस की इक्विटी चल रही है। इसके पास 16 लाख रुपीस की इक्विटी जो है वो चल रही है, राइट। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात है इंटरेस्ट की। इसको ये 10 लाख का कर्जा 8% पे मिला है, इसको ये 4 लाख का कर्जा 8% पे मिला है। तो अब इसमें से आप इंटरेस्ट माइनस करोगे। अल्फा का इंटरेस्ट माइनस होगा 10 लाख का 8% और बीटा का इंटरेस्ट माइनस होगा 4 लाख का 8%। Here you will receive 80,000 and here you will receive 32,000। क्वेश्चन में कोई भी टैक्सेस नहीं है, क्वेश्चन में कोई भी टैक्सेस नहीं है, तो आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी निकल कर आ गई। 360 में से 80 चला गया, आपके पास 280 का अर्निंग्स फॉर इक्विटी आया। और 360 में से 32 चला गया, आपके पास 3,28,000 रुपीस का अर्निंग्स फॉर इक्विटी निकल कर आया। आपको दोनों केसेस में वैल्यू ऑफ इक्विटी पता है। इसकी वैल्यू ऑफ इक्विटी 10 लाख की है, इसकी वैल्यू ऑफ इक्विटी 16 लाख की है। अर्निंग्स फॉर इक्विटी को वैल्यू ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास KE निकल कर आ जाएगी। अर्निंग्स फॉर इक्विटी को वैल्यू ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास KE निकल कर आ जाएगी। इसके पास KE 28% आ रही है और इसके पास KE 20.5% आ रही है। इसके पास KE 20.5% आ रही है और इसके पास 28% आ रही है। और अगर आप अल्फा लिमिटेड में 2% के मालिक हो, अल्फा लिमिटेड में अगर आप 2% के इन्वेस्टर हो तो आपकी इनकम कितनी होगी, आपकी इनकम कितनी होगी। कंपनी 2,80,000 कमाती है अपने सभी शेयर होल्डर्स के लिए, तो वो आपके लिए कितना कमाएगी, वो आपके लिए कितना कमाएगी। सर अगर कंपनी 2,80,000 सबके लिए कमाती है तो वो हमारे लिए कितना कमाएगी, 5,600। क्वेश्चन की क्या क्या डिमांड थी जरा चेक कर लो। सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि आपको ये बताना है कि आप अगर अल्फा में 2% शेयर के मालिक हो तो आपकी अर्निंग क्या होगी। तो सर अगर आप अल्फा में 2% शेयर के मालिक हो तो आपकी अर्निंग 5,600 होगी। इसके बाद क्वेश्चन की क्या डिमांड थी कि आपको बताना है कैलकुलेट द इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी का इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न, इसका मतलब क्या निकालना था, KE निकालना था। तो हमने इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल दिया कि इक्विटी का इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है 28%। फिर बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की क्या डिमांड थी कि आपको
बीटा लिमिटेड के पास सेम ऑपरेटिंग इनकम है, आपको डिटरमाइन करना है उसका भी इंप्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। तो हमने इसका भी इंप्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल दिया 20.5। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई साहब ये भी बताओ कि दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है, एक का 28% आ रहा है और एक का 20.5% आ रहा है, दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है दोस्त ये बताओ। जब ये दोनों एक ही ईबीआईटी अर्न करते हैं, इन दोनों का केओ भी एक है, इन दोनों का केडी भी एक है, दोनों को 8% से ब्याज मिला है, तो दोनों की केई सेम क्यों नहीं आ रही है। तो मैंने अभी आपको रीजन बताया कि सर एनओआई अप्रोच में क्या होता है, जब आप अपनी डेप्ट बढ़ाते हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है, बढ़ती है। अल्फा ने ज्यादा डेप्ट यूज किया है, बीटा ने कम डेप्ट यूज किया है, तो ऑब्वियस है कि अल्फा की डेप्ट ज्यादा है तो अल्फा की कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी ज्यादा होगी, बीटा की डेप्ट कम है तो उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी क्या होगी, कम होगी। तो एनओआई अप्रोच के हिसाब से, एनओआई अप्रोच के हिसाब से जो कंपनी ज्यादा डेप्ट यूज करती है, जो कंपनी ज्यादा डेप्ट यूज करती है उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी क्या आती है, उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी ज्यादा आती है। तो करस्पॉन्डिंगली अल्फा के पास ज्यादा डेप्ट है जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा आ रही है, बीटा के पास कम डेप्ट है जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम आ रही है। बोलो दोस्त, क्लियर हुई मेरी बात, क्लियर हुई मेरी बात एवरीवन। आंसर मिलाना है, आंसर एक बार ही चेक करना है। तो सर 5600, सर 28%, सर 20.5%, और डिफरेंस क्यों आ रहा है, इट इज लोअर देन अल्फा बिकॉज बीटा यूजेस लेस डेप्ट। तो आपका आंसर पहली ही लाइन पे आ गया है कि क्योंकि बीटा के पास कर्जा कम है इसलिए बीटा की इक्विटी की कॉस्ट भी क्या है, कम है। एवरीवन, every one of you, everyone, shall we move ahead towards another question, shall we move ahead towards another question? रोहित बोलो दोस्त। ठीक है चलिए, अब आर्बिट्रेज आ रहा है, अब आर्बिट्रेज आ रहा है तो मैंने आप लोग के लिए क्या किया है, आर्बिट्रेज के सारे स्टेप्स और सारे सिचुएशंस लिख दिए हैं, सारे स्टेप्स और सारी सिचुएशंस लिख दी हैं। आर्बिट्रेज कब पॉसिबल होता है बेटा, आर्बिट्रेज कब पॉसिबल होता है बेटा, एनीवन, आर्बिट्रेज कब पॉसिबल होता है, आर्बिट्रेज क्या होता है और कब पॉसिबल होता है, आर्बिट्रेज क्या होता है और कब पॉसिबल होता है, जल्दी से, क्विक 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 क्विक। हाँ जी सर, आर्बिट्रेज क्या होता है सर, जब हम रिस्कलेस गेन अर्न करते हैं बाय शिफ्टिंग होल्डिंग्स फ्रॉम ओवर कैपिटलाइज्ड फर्म टू अंडर कैपिटलाइज्ड फर्म। जब हम हमारी होल्डिंग्स शिफ्ट करते हैं ओवर कैपिटलाइज्ड फर्म से अंडर कैपिटलाइज्ड फर्म की तरफ, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है आर्बिट्रेज। रिस्कलेस गेन अर्न होता है, आप ओवर कैपिटलाइज्ड फर्म से निकलकर अंडर कैपिटलाइज की तरफ जाते हो। अगर आपकी लीवर्ड फर्म जिसने डेप्ट इस्तेमाल किया है, अगर ये ओवर कैपिटलाइज्ड है तो आप लीवर्ड फर्म से निकलकर अनलीवर्ड फर्म की तरफ जाएंगे। और आपको अगर अपनी अर्निंग्स बढ़ानी है तो आपको क्या करना है, कौन कौन से स्टेप्स आपको परफॉर्म करने हैं। सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको अर्निंग्स निकालनी है अपनी लीवर्ड फर्म में, जिसका आप बाद में कंपैरिजन करोगे अपनी अनलीवर्ड फर्म की अर्निंग से कि ये बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो सबसे पहला काम आपको कैलकुलेट करना है लीवर्ड फर्म में अर्निंग, जिस फर्म को छोड़ के आप जा रहे हो। फिर आपको क्या करना है, लीवर्ड फर्म में अपने शेयर्स को बेच देना है एट मार्केट प्राइस।
आपको लीवर्ड फर्म के शेयर्स को बेच देना है एट मार्केट प्राइस। अब क्योंकि ये फर्म लीवर्ड थी, इसने कर्जा लिया हुआ था, तो आपको सेम रिस्क बनाने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा। आपको सेम रिस्क बनाने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा, तो आप बोरो करेंगे मनी। अब कितना बोरो करेंगे? सर कंपनी ने अगर 1 लाख रुपए बोरो किया था और आप कंपनी में 15% के मालिक थे, तो आप 1 लाख का 15% यानी कि 15,000 रुपीज की बोरोइंग करेंगे। मतलब आप प्रपोर्शनेट बोरोइंग करेंगे जितने परसेंट के आप यहां पर ओनर थे, राइट। तो आप बोरो करेंगे मनी, जो फर्म का कर्जा था मल्टीप्लाइड बाय जो आपकी होल्डिंग थी। फर्म का कर्जा अगर 1 लाख था और आपकी होल्डिंग 15% थी, तो 1 लाख का 15% यानी कि 15,000 की आप बोरोइंग करेंगे। और ये जो बोरोइंग का रेट होगा, ये रेट कौन सा होगा? सर जिस रेट से कंपनी को कर्जा मिलता है, क्योंकि एमएम की बातें चल रही हैं। आर्बिट्रेज किसमें होता है? आर्बिट्रेज एमएम ने बताया था। तो एमएम ने आपको क्लियरली एजम्पशन दे दी थी कि इन्वेस्टर उसी रेट से पैसा बोरो कर सकता है जिस रेट से कंपनी बोरो करती है। तो यहां पर आपको जो बोरोइंग मिलेगी वो उसी रेट से मिलेगी जिस रेट से कंपनी को मिलती है। इसके बाद आप क्या करेंगे? ये जो शेयर्स आपने बेचे थे, ये आपका अपना पैसा था, कुछ पैसा आपने बोरो किया। अब आप इन दोनों पैसे को, ओन्ड फंड्स को और बोरोड फंड्स को, इन्वेस्ट कर देंगे अनलीवर्ड फर्म में। अब यहां से दो अप्रोचेस निकलेंगी। एक अप्रोच ये होगी कि आपको हायर अर्निंग्स करनी है, मतलब आपको सरप्लस अर्निंग कमानी है। या फिर दूसरा तरीका होता है कि आपको सेम अर्निंग रखनी है लेकिन आपके पास सरप्लस मनी बच जाएगा। तो दोनों के स्टेप्स बदल जाएंगे। यहां तक का प्रोसीजर सेम है, यहां से प्रोसीजर बदल रहा है। अगर आपको ज्यादा अर्निंग्स कमानी है तो आपके पास जितना पैसा आया है शेयर्स को बेच के और जितना आपने बोरो किया है, ये सारा का सारा पैसा आप कहां पर लगा दो? अनलीवर्ड पे लगा दो। जितना पैसा जेब में पड़ा है सब अनलीवर्ड में लगा दो। तो इन्वेस्ट कर दो ऑल द फंड्स इन द अनलीवर्ड फॉर्म। फिर अनलीवर्ड फॉर्म में आप नेट अर्निंग्स को कैलकुलेट करो। नेट अर्निंग्स कैसे निकलेंगी? जो अर्निंग्स आई है अनलीवर्ड फॉर्म से, उसमें से इंटरेस्ट का कर्जा माइनस कर दो, क्योंकि तुमने बोरोइंग करी हुई थी। तो जो तुमने बोरोइंग करी हुई थी उस बोरोइंग का इंटरेस्ट तुम क्या करोगे? माइनस कर दोगे। जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो रिजल्ट नेट अर्निंग्स होंगी। और ये अर्निंग्स लीवर्ड फर्म में जो तुमने अर्निंग कमाई थी उससे ज्यादा होंगी। स्टेप समझा? सबसे पहले लीवर्ड फर्म की अर्निंग निकालो, फिर आप अपने शेयर्स बेचो, पैसा कर्जे से लो, इन दोनों पैसे को आप इन्वेस्ट कर दो अनलीवर्ड फॉर्म में। वहां से जो अर्निंग्स आएंगी उस अर्निंग्स में से इंटरेस्ट दे दो। जो नेट अर्निंग्स बचेंगी ये लीवर्ड फॉर्म की अर्निंग से ज्यादा होंगी। एक क्वेश्चन कराता हूं फिर क्लैरिटी मिल जाएगी। देयर आर टू कंपनीज, एन लिमिटेड और एम लिमिटेड। दोनों की अर्निंग सेम है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ईबीआईटी 20,000 का है। एम लिमिटेड एक लीवर्ड कंपनी है जिसके पास 1 लाख रुपए की डेप्ट है और 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। Cost of equity of N Limited is 10% and of M Limited is 11.5%। तो इक्विटी की कॉस्ट 10% की है N Limited की और M Limited की है 11.50। कंप्यूट करना है कि कैसे आर्बिट्रेज प्रोसेस चलेगा। कंप्यूट करना है कैसे आर्बिट्रेज प्रोसेस चलेगा। तो पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन थी वो हमने लिख ली। अच्छा, एक चीज नोटिस करो कि सर यहां पर आपका 10% का कॉस्ट आ रहा है, यहां पे 11.5% का कॉस्ट आ रहा है। मतलब दोनों की केई सेम नहीं है। केई सेम नहीं है मतलब कि कौन सी अप्रोच लगने वाली है? एनओआई। एनओआई कह लो या एमएम कह लो। तो एनओआई और एमएम में आप क्या करोगे? सबसे पहले वैल्यू ऑफ फर्म निकालोगे। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगी? वैल्यू ऑफ फर्म नहीं, आप क्या निकालोगे? आप वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालोगे। आप क्या निकालोगे दोस्त? आप वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालोगे और उसके बाद आप वैल्यू ऑफ फर्म निकालोगे। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगी? जो आपके पास ईबीआईटी है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दोगे। एम लिमिटेड के पास 20,000 रुपए की ईबीआईटी है, 1 लाख रुपए के उसके पास डेप्ट थी जिसपे 7% का इंटरेस्ट था, 7,000 का इंटरेस्ट जाएगा। 11.50 उसके केई से डिवाइड कर दिया। इसकी इक्विटी की वैल्यू आ रही है 1,13,043। एन की वैल्यू निकाल ली। एन अनलीवर्ड थी, एन के पास कोई भी डेप्ट नहीं थी। पूरे के पूरे ईबीआईटी को हमने केई से डिवाइड कर दिया, हमारे पास निकल कर आ गया वैल्यू ऑफ एन। ये क्या निकली है? इक्विटी की वैल्यू। ये क्या निकली है? इक्विटी की वैल्यू। अब आप क्या निकाल लेंगे इससे? अब आप क्या निकाल लेंगे इससे? वैल्यू ऑफ फर्म।
वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलती है? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट। एम की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो एम की वैल्यू ऑफ इक्विटी आ रही है 1,13,043 और वैल्यू ऑफ डेप्ट है 1 लाख रुपए की, यानी कि ये वैल्यू आ रही है 2,13,043 की। और अगर आप एन की वैल्यू निकालेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है? एन की वैल्यू आ रही है इक्विटी की 2 लाख रुपए की और इसके पास कोई भी कर्जा नहीं है, यानी कि एन की ओवरऑल वैल्यू कितने रुपए की निकल आएगी? एन की ओवरऑल वैल्यू बेटा कितने रुपए की निकल के आ जाएगी? एन की ओवरऑल वैल्यू 2 लाख रुपीस की निकल के आ जाएगी। अब अगर ध्यान से देखो तो एम लिमिटेड 2,13,043 रुपीस लगा के 20,000 रुपए कमाता है और एन जो है वो 2 लाख रुपए कमा के 2 लाख रुपए लगा के 20,000 कमाती है, यानी कि ये कंसर्न ओवर कैपिटलाइज्ड है, ये कंसर्न अंडर कैपिटलाइज्ड है। तो मूवमेंट कहां से शुरू होगी? मूवमेंट कहां से शुरू होगी? एम से एन की तरफ मूवमेंट शुरू होगी। हम एम से निकल के एन के पास जाएंगे और फायदा कमाएंगे। हमेशा ओवर कैपिटलाइज्ड फर्म से अंडर कैपिटलाइज की तरफ आना होता है, राइट? तो अब इस केस में क्या होगा? अब इस केस में क्या होगा? सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया? मैं खुद ही सॉल्व कर दूं क्या यहां पे? सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहला काम आप ये करो, कैलकुलेट करो अर्निंग्स इन एम लिमिटेड। कैलकुलेट करो अर्निंग्स इन एम लिमिटेड, जो कि आपकी लीवर कंसर्न है जिसको आप छोड़ के जा रहे हो। जो आपकी लीवर्ड कंसर्न है जिसको आप छोड़ के जा रहे हो, उस पे आप पहले अर्निंग्स कैलकुलेट कर लो। अर्निंग्स कैसे निकलेंगी बेटा? अर्निंग्स कैसे निकलेंगी? सर इसके पास ईबीआईटी है 20,000 रुपीज का, ये इंटरेस्ट देता है एट द रेट ऑफ 7%, 7,000 का। इसके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी बचती हैं 13,000 की। इसके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी बचती हैं 13,000 की। तो अगर मैं 10% इन्वेस्टर हूं तो कंपनी मेरे लिए कितना कमा रही है? अगर मैं 10% इन्वेस्टर हूं तो कंपनी मेरे लिए कितना कमा रही है? सर कंपनी मेरे लिए कमा रही है 1,300 रुपए। अब मेरा अगला काम क्या है? मेरा अगला काम है कि मैं सेल कर दूंगा शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड एट मार्केट प्राइस। एम लिमिटेड एट मार्केट प्राइस। एम लिमिटेड के शेयर्स की टोटल वैल्यू कितनी है? एम लिमिटेड की टोटल शेयर वैल्यू कितनी है? सर इसकी टोटल शेयर वैल्यू 1,13,043 है और मैं 10% का मालिक हूं। मैं 10% का मालिक हूं, तो मेरे शेयर्स की वैल्यू कितनी है? मेरे शेयर्स की वैल्यू कितनी है? सर आपके शेयर की वैल्यू है 11,304। आपके शेयर की वैल्यू है 11,304। तीसरा काम मैंने आपको क्या बताया था कि सर हम भी पैसा बोरो करेंगे। कितना बोरो करेंगे? सर जितनी कंपनी ने बोरोइंग करी हुई है मल्टीप्लाई हम कंपनी में जितने मालिक हैं, यानी कि हम 10,000 की बोरोइंग करेंगे। और ये बोरोइंग किस रेट से होगी? जिस रेट से कंपनी ने करी है। कंपनी ने 7% से करी है तो हम भी 7% से करेंगे। अब हमारे पास टोटल फंड्स कितने हैं? हमारे पास टोटल फंड्स हैं 11,304 जो हमने हमारे शेयर बेच के कमाए हैं और 10,000 हमने बोरोइंग से कमाए हैं, यानी कि हमारे पास टोटल फंड अवेलेबल है 21,304। अब हम इस पैसे को क्या करेंगे? अब हम इस पैसे को क्या करेंगे? एन लिमिटेड में इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्ट कर देंगे 21,304, इन्वेस्ट कर देंगे 21,304 इन एन लिमिटेड। इन एन लिमिटेड। अब एन लिमिटेड की टोटल वैल्यू कितनी है? एन लिमिटेड की टोटल वैल्यू कितनी है? सर एन लिमिटेड की टोटल वैल्यू 2 लाख रुपए की है और 2 लाख में अगर हम 21,304 खरीद रहे हैं तो हम कितने के मालिक बन रहे हैं? हमें कितने की ओनरशिप मिल रही है? सर हम 21,304 के शेयर्स खरीद रहे हैं 2 लाख में से, तो हम कंपनी में कितने परसेंट मालिक बन रहे हैं बेटा? सर आप कंपनी में 10.652% के मालिक बन रहे हो। 10.652% के मालिक बन रहे हो। एन लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितना कमाती है? एन लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स के लिए 20,000 कमाती है। एन लिमिटेड के ऊपर इंटरेस्ट का कोई भी खर्चा नहीं है क्योंकि उसने कर्जा ले ही नहीं रखा, तो वो अपने शेयर होल्डर के लिए कितना कमाती है? वो अपने शेयर होल्डर के लिए 20,000 कमाती है।
हम उसकी कंपनी में कितने परसेंट के शेयर होल्डर हैं? 10.652 के। तो हमारे लिए कितनी अर्निंग्स कमाई है एन लिमिटेड ने? अर्निंग्स फॉर 10.652% ओनर। हमारे लिए कंपनी ने कितना कमाया है सर? हमारे लिए कंपनी ने कमाया है 2130.4। इसमें से हमने जो लोन लिया था उसका ब्याज दे देंगे सर। हमने 10,000 का लोन लिया था 7% के हिसाब से, यानी कि 700 रुपए का हम ब्याज दे देंगे। 700 रुपए का ब्याज देने के बाद हमारे पास बचेंगे 1430.40। अब आप एन लिमिटेड से ब्याज देने के बाद 1430.40 कमाते हैं, और आप जब एम लिमिटेड में थे तो आप वहां पर 1300 रुपए कमा रहे थे। दैट मींस आपने सरप्लस अर्निंग कितनी करी? आपने सरप्लस अर्निंग्स कितनी करी? यहां पर आपने कमाया 1430.40 और वहां आप कमाते थे 1300, यानी कि आपने सरप्लस अर्निंग्स कर ली 130.40 की। सरप्लस अर्निंग्स कर ली आपने 130.40 की। एवरीवन, इज इट फाइन? एवरीवन, इट इज फाइन? क्लियर? देखो, चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपने पहले ये पढ़ रखी होंगी। अगर आपने ये पहले पढ़ी नहीं है और आप पहली बार पढ़ने बैठ रहे हो तो बिलीव मी आपको एक भी अक्षर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये रिवीजन है, और रिवीजन उसी चीज का होता है जो चीज हमने पहले पढ़ी होती है। ठीक है? नाम ही क्या है? रिवीजन। रिवीजन मतलब दोबारा देखना, और दोबारा तभी देखोगे ना जब पहली बार देखा हुआ था। अगर रिवीजन ही पहली बार हो रहा है, यही मेन पढ़ाई है, तो हो गया काम। राइट? अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको सेम अर्निंग रखनी है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सेम अर्निंग्स रखनी है लेकिन कुछ सरप्लस पैसा बच जाए, लेकिन आपके पास कुछ सरप्लस मनी बच जाए, तो आप क्या करोगे? तो सर आपका पहला स्टेप तो यही रहेगा, आपका दूसरा स्टेप भी यही रहेगा, आपका तीसरा स्टेप भी यही रहेगा, आपका चौथा स्टेप भी यही रहेगा। मतलब पहले 4 स्टेप आपके सेम रहेंगे। अब आपको क्या करना है? अगर सेम अर्निंग्स मेंटेन करनी है, जितना आप लीवर्ड में कमाते थे उतना ही आपको अगर अनलीवर्ड में भी कमाना है। जैसे अभी हमने सारा पैसा लगा दिया, अभी हमारे पास जेब में इतना पैसा पड़ा था, ये हमने पूरा अनलिमिटेड में लगा दिया, तो हमारी अर्निंग्स बढ़ गई। लेकिन आप क्या चाह रहे हो कि अर्निंग सेम आए, जितना एम में कमाते थे उतना ही एन में कमा ले। आपको ज्यादा लालच नहीं है, लेकिन आप चाह रहे हो कुछ पैसा हमारी जेब में बच जाए, बिटिया की शादी करनी है, उसके लिए हमारे पास कुछ सरप्लस बच जाए। राइट? तो आप क्या करोगे? अब आप एन लिमिटेड में उतने ही स्टेक खरीदोगे जितने स्टेक आपके पास एम लिमिटेड में थे। तो बाय करो 10% होल्डिंग इन एन लिमिटेड। आप अगर सेम अर्निंग बनाना चाहते हो तो जितने परसेंट मालिक तुम एम में थे उतने ही परसेंट मालिक तुम एन में भी बन जाओ। यानी कि अगर तुम 10% होल्डिंग खरीदोगे एन लिमिटेड में तो तुम्हारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का होगा? सर एन लिमिटेड की पूरी वैल्यू 2 लाख रुपीस की है। एन लिमिटेड की पूरी वैल्यू 2 लाख रुपीस की है और हमें उसके 10% शेयर्स खरीदने हैं, तो हमें कितने रुपए चाहिए? हमें 20,000 रुपए चाहिए। और हमारे पास फंड्स अवेलेबल कितने हैं? हमारे पास फंड्स अवेलेबल कितने हैं? सर शेयर बेच के 10,000 आए थे, नहीं, शेयर बेच के आपके पास 11,304 आए थे। 10,000 की आपने बोरोइंग करी थी। टोटल फंड्स आपके पास अवेलेबल थे 21,304। अब 21,304 में से 20,000 तो आपने इन्वेस्ट कर दिए, कहां? एन लिमिटेड में। तो आपके पास बैलेंस अमाउंट कितना बचा? आपके पास बैलेंस अमाउंट बचा 1304। ये आप घर ले जाइए, आपकी अर्निंग सेम आने वाली है। अब आप अर्निंग्स निकालो एन लिमिटेड में। अर्निंग्स ऑफ 10% इन्वेस्टर इन एन लिमिटेड। एन लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स के लिए बेटा 20,000 रुपए कमाता है, तो 10% के लिए कितना कमाएगा? 20,000 कमाता है सब शेयर होल्डर्स के लिए, तो 10% के लिए कितना कमाएगा? 2,000। राइट? आपने कर्जा लिया था 10,000 रुपए का, जिसपे आपको 7% का इंटरेस्ट देना था। 700 रुपए का इंटरेस्ट चला जाएगा इस 2,000 में से।
आपकी जेब में कितने रुपए बचेंगे? 1300। दिस इज व्हाट, दिस इज योर नेट अर्निंग्स। अब अगर आप नोटिस करें तो आपकी ये अर्निंग्स उतनी ही है जितनी आप एम लिमिटेड में कमाते थे। जितनी आप एम लिमिटेड में कमाते थे उतना ही पैसा आपने बना लिया, लेकिन आपकी जेब में 1304 सरप्लस बच गया। राइट? ये दोनों अप्रोच से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगर क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना बोलता है कि आर्बिट्रेज करके बताओ, तो आप इस तरीके से आर्बिट्रेज करोगे, मतलब आप सरप्लस अर्निंग कमा के दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन तुमसे स्पेसिफिकली बोल रहा है कि तुम्हें आर्बिट्रेज ऐसे करना है कि तुम्हारी अर्निंग्स तो सेम रहे लेकिन तुम्हारे पास कुछ सरप्लस अमाउंट बच जाए, तो फिर तुम ये वाली अप्रोच लगाओगे। फर्क बस दोनों में छोटा सा है कि जब हमें एक्स्ट्रा अर्निंग करनी होती है तो हम सारे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं अंडर कैपिटलाइज्ड फॉर्म में, लेकिन अगर हमें सेम अर्निंग्स मेंटेन करनी होती है तो हम उतनी ही होल्डिंग खरीदते हैं नई कंपनी में जितनी होल्डिंग हमारे पास पुरानी कंपनी में थी। बोलो बेटा, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आंसर भी चेक करवा दो। ये देखिए, यहां पर आप कमा रहे हैं, यहां पर आप कमा रहे हैं, इन्होंने बताया नहीं है। यहां पर आपकी इनकम, इफ यू हैव 10% शेयर तो 1,13,000, 20,000 माइनस 7,000, 1,300। चलो इसको देख लेना, आंसर ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब यहीं पे अगर आपकी लीवर्ड फर्म की वैल्यू अगर कम है और अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा है, अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा है और लीवर्ड फर्म की वैल्यू कम है, तो मूवमेंट कहां से होगी? मूवमेंट होगी अनलीवर्ड से लीवर्ड की तरफ। मूवमेंट कहां होगी? अनलीवर्ड से लीवर्ड की तरफ आपकी मूवमेंट होगी। राइट? तो इसमें आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? जिस कंपनी से निकल रहे हैं उस कंपनी की अर्निंग्स पता करेंगे, फिर आप उस कंपनी के सारे शेयर्स बेच देंगे और आप लीवर्ड फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप इस कंपनी के अंदर अर्निंग्स फाइंड करेंगे, इस कंपनी के अंदर अर्निंग्स फाइंड करेंगे, फिर इस कंपनी के सारे शेयर्स मार्केट प्राइस पे बेच दिए जाएंगे और फिर जो पैसा आपके पास आएगा उसे आप लीवर्ड फर्म में इन्वेस्ट करोगे। अब इन्वेस्टमेंट के दो तरीके हो सकते हैं, ज्यादा पैसा कमाना है कि सेम पैसा कमा के सरप्लस बचाना है। अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो जितना पैसा आपकी जेब में आया है वो सारा पैसा इन्वेस्ट कर दो, कहां पर? लीवर्ड फर्म में। अब समस्या क्या है, जब तुम अनलीवर्ड से निकले थे तो केवल तुम्हारे पास इक्विटी थी, लीवर्ड में जब जाओगे तो वहां पे इक्विटी भी है और डेप्ट भी है। तो जो पैसा तुम्हारे पास अनलीवर्ड फर्म के शेयर्स बेच के आया है, तुम उस पैसे को लीवर्ड फर्म के डेप्ट और इक्विटी में लगाओगे। तुम उसे लीवर्ड फर्म की डेप्ट और इक्विटी में लगाओगे, किस प्रपोर्शन में? जिस प्रपोर्शन में लीवर्ड फर्म ने डेट और इक्विटी ले रखी है। अगर लीवर्ड फर्म के पास डेप्ट 1 लाख रुपए की है और इक्विटी 2 लाख रुपए की है, तो तुम भी तुम्हारे पैसे को 1:2 के रेशियो में इन्वेस्ट करोगे। मतलब तुम जब लीवर्ड फर्म में जाओगे तो तुम्हें थोड़ा सा डेप्ट खरीदना पड़ेगा, थोड़ा सा इक्विटी खरीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं करोगे कि यहां से इक्विटी बेच के आ रहे हो तो यहां पे सिर्फ इक्विटी ही खरीदोगे, ऐसा नहीं है। तुम्हें लीवर्ड फर्म के अंदर इक्विटी भी खरीदनी पड़ेगी और लीवर्ड फर्म के अंदर डेप्ट भी खरीदनी पड़ेगी, और जो तुम्हें अपने पैसे का प्रपोर्शन करना है वो लीवर्ड फर्म के हिसाब से करना है। ठीक है, इसके बाद अगर तुम्हें सेम अर्निंग मेंटेन करनी है तो जितने परसेंट होल्डिंग तुम्हारी इस कंपनी में थी उतने परसेंट की होल्डिंग तुम्हें इस कंपनी में बनानी पड़ेगी। अगर तुम यहां पे 10% के मालिक थे तो तुम्हें लीवर्ड फर्म में डेप्ट में 10% पैसा लगाना पड़ेगा और इक्विटी में 10% पैसा लगाना पड़ेगा। तो जितने मालिक तुम यहां थे उतने ही मालिक यहां पे बन जाओ, डेप्ट के भी और इक्विटी के भी। अर्निंग सेम निकल आएगी लेकिन तुम्हारे पास कुछ सरप्लस पैसा बच जाएगा। राइट? एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको बातें ज्यादा समझ में आएंगी। एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको बातें ज्यादा समझ में आएंगी। हमारे पास दो कंपनीज हैं, यू लिमिटेड और एल लिमिटेड। हमारे पास दो कंपनी है, यू लिमिटेड और एल लिमिटेड, जिनका सेम एनओआई है 20,000 रुपए। ठीक है, एक्सेप्ट दैट एल लिमिटेड जो है वो लीवर्ड कंपनी है और उसके पास 1 लाख रुपए की डेप्ट है 7% की, और उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है यू लिमिटेड की 10% और एल लिमिटेड की 18%। कंप्यूट हाउ द आर्बिट्रेज प्रोसेस विल वर्क। तो सबसे पहला काम आप वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लो। पहले आप अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू निकाल लो।
अनलीवर्ड फर्म की यू लिमिटेड की वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लो। अर्निंग्स फॉर इक्विटी को केई से डिवाइड कर दो। अर्निंग्स फॉर इक्विटी है 20,000 और यू लिमिटेड का केई है 10,000। 20,000 को 10% से डिवाइड कर दो। यू लिमिटेड का वैल्यू ऑफ इक्विटी 2 लाख आ जाएगा। अब यू लिमिटेड मतलब अनलीवर्ड है, उसकी वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ डेप्ट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेप्ट 0 होगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी 2 लाख होगी और फर्म की वैल्यू भी 2 लाख आएगी। आपको ये स्टेप वैसे करने की जरूरत नहीं थी, मैंने केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर दिया है। अब एल लिमिटेड का आपको क्या करना पड़ेगा, एल लिमिटेड का वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा सर, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट को माइनस करिए और केई से डिवाइड कर दीजिए। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट को माइनस करिए और केई से डिवाइड कर दीजिए। ईबीआईटी कितने रुपए का है बेटा, 20,000 रुपीज का। इंटरेस्ट कितने रुपए का है बेटा, 7,000 रुपीज का, और इसको 18% से डिवाइड कर दीजिए। 13,000 डिवाइड बाय 18%, ये आएगा 72,222। वैल्यू ऑफ फर्म निकालिए, वैल्यू ऑफ फर्म निकल कर आएगी 1 लाख रुपए की डेप्ट है और 72,222 का इक्विटी है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1,72,222। अब देखिए ये कंपनी एल लिमिटेड इतनी कैपिटल लगा के 20,000 रुपए की ईबीआईटी कमाती है, ये कंपनी 2 लाख रुपए लगा के 20,000 की ईबीआईटी कमाती है, यानी कि यू लिमिटेड क्या है, ओवर कैपिटलाइज्ड है और एल लिमिटेड क्या है, अंडर कैपिटलाइज्ड है। मूवमेंट कहां से शुरू होगी, यू लिमिटेड से एल लिमिटेड में आओगे, यू लिमिटेड से एल लिमिटेड में आओगे। तो अगर तुम यू लिमिटेड में 10% के मालिक हो, अगर तुम यू लिमिटेड में 10% के मालिक हो तो तुम्हारी यू लिमिटेड में अर्निंग कितनी है, यू लिमिटेड में 10% इन्वेस्टर की अर्निंग कितनी है सर, ये 20,000 रुपए कमाती है और 10% का अगर हमारा इन्वेस्टमेंट है तो ये हमारे लिए 2,000 रुपए कमाती है। ये तुम्हारा पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप, तुम यू लिमिटेड के शेयर्स को बेच दो, यू लिमिटेड के शेयर्स को सोल्ड कर दो। यू लिमिटेड की टोटल वैल्यू 2 लाख रुपए की है और तुम इसमें 10% के मालिक हो, यानी कि तुमने ये शेयर्स 20,000 रुपए में बेच दिए। अब ये 20,000 रुपए लेकर तुम क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे दिस 20,000 इन एल लिमिटेड, एल लिमिटेड के डेप्ट और इक्विटी में। और डेप्ट एंड इक्विटी में किस रेशियो में, जिस रेशियो में एल लिमिटेड के पास डेप्ट और इक्विटी है, जिस रेशियो में एल लिमिटेड के पास डेप्ट और इक्विटी है। यानी कि तुम डेप्ट में कितना पैसा लगाओगे, तुम डेप्ट में कितना पैसा लगाओगे, तुम 7% डेप्ट में पैसा लगाओगे। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,72,222। तुम इक्विटी में कितना पैसा लगाओगे, 20,000 इंटू 72,222 डिवाइड बाय 1,72,222। तो 20,000 इंटू 1 लाख डिवाइड बाय 1,72,222। तुम पैसा इन्वेस्ट करोगे 11,613। यहां पर तुम पैसा इन्वेस्ट करोगे 8387, राइट। तो 11,613 तुमने डिबेंचर्स में लगा दिए और 8387 तुमने इक्विटी में लगा दिया। अब चौथा काम, अर्निंग्स पता करो एन लिमिटेड से, अर्निंग्स पता करो एन लिमिटेड से। एन लिमिटेड में तुमने डिबेंचर में 11,613 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, उस पे तुमको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 812.91। और इक्विटी में कंपनी 13,000 रुपए कमाती है सब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। सर 13 आपने कैसे निकाला, 13 आपने कैसे निकाला, चलो मैं तुमको डिटेल में ही समझा देता हूं, पता नहीं तुमको आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने ईबीआईटी लिखा 20,000 रुपए, कंपनी के पास 7,000 रुपए का इंटरेस्ट का खर्चा है। 7,000 कैसे, 7% ऑफ 1 लाख। कंपनी के पास 13,000 रुपए अर्निंग्स फॉर इक्विटी है, ठीक है। अब समझना बात को, डिबेंचर में
7,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया जाता है 1 लाख रुपए पे। तुमने कंपनी में 11,613 रुपीज लगाए हैं, तो तुमको कितना मिलेगा? 812.91। तुमने 13,000 रुपए इक्विटी के लिए कमाया है। टोटल इक्विटी की वैल्यू है 72,222 और हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया है 8387 इक्विटी में। 13,000 रुपए कंपनी कमाती है 72,222 के लिए और हमने कंपनी में 8387 की इक्विटी खरीदी है, तो कंपनी ने हमारे लिए कमाए हैं 1509 रुपए 66 पैसे। टोटल अर्निंग्स हमने कंपनी से बना ली हैं 2322.57 2322.57। और हम यू लिमिटेड में अर्निंग्स कितनी कमाते थे? यू लिमिटेड में हम अर्निंग्स कितनी कमाते थे? 2,000 रुपीज। दैट मीन्स हमारे पास सरप्लस अर्निंग्स कितनी आ रही है? दैट मीन्स हमारे पास सरप्लस अर्निंग्स कितने रुपए की आ रही है? 322.57 की। दिस इज आर सरप्लस अर्निंग्स। चेक कर लीजिए, उम्मीद करता हूं आ रही होगी। ठीक है, 322.7 की, 322.7 की इन्होंने दूसरी स्ट्रेटजी लगा रखी है। इधर इन्होंने आंसर 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 नहीं निकाला हुआ है। चलिए, अगर यहीं पे अगर मैं बोलूं कि आपको सेम अर्निंग्स मेंटेन करनी है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको सेम अर्निंग मेंटेन करनी है, तो आप क्या करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं बेटा आपको सेम अर्निंग मेंटेन करनी है, तो आप क्या करेंगे? सर अगर हमको सेम अर्निंग्स मेंटेन करनी है तो पहला स्टेप सेम रहेगा, दूसरा स्टेप सेम रहेगा। अब हम पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम बाय करेंगे 10% डेप्ट ऑफ एल लिमिटेड एंड 10% इक्विटी ऑफ एल लिमिटेड। हम 10% की डेप्ट खरीद लेंगे, 10% की इक्विटी खरीद लेंगे, विच मीन्स दैट तुम डेप्ट 1 लाख रुपए की है, उसका 10% खरीद लोगे तो तुम 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दोगे। उसकी इक्विटी 72,222 की है, तुम 10% खरीद लोगे तो तुम 7,222 इन्वेस्ट कर दोगे, विच मीन्स दैट टोटल तुम्हारे पास 17,222 का इन्वेस्टमेंट होगा। तुम्हारे पास सरप्लस जो लेफ्ट हो जाएगा, सरप्लस अमाउंट जो लेफ्ट हो जाएगा, तुम्हारे पास 20,000 थे और तुमने 20 में से 17,222 इन्वेस्ट किए। 20,000 में से 17,222 इन्वेस्ट किए, 2,778 आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? 2,778 आपके पास निकल कर आ जाएगा दोस्त, क्या? सरप्लस अमाउंट लेफ्ट। अब अगर आप अर्निंग्स निकालोगे तो अर्निंग्स आपके पास सेम आएंगी, अर्निंग्स फ्रॉम एन लिमिटेड। एन लिमिटेड से अगर आप अर्निंग्स निकालोगे बच्चे तो वो आपकी सेम आएंगी। क्यों? तुम डिबेंचर को 1 लाख को 10% का नहीं 7% का इंटरेस्ट देने वाले हो, 7,000 रुपए का इंटरेस्ट देने वाले हो। ये 7,000 रुपए का इंटरेस्ट में 10% स्टेक हमारा है, 7,000 में 10% का स्टेक हमारा है 700 रुपए। तुम इक्विटी को 13,000 देने वाले हो, इस 13,000 में 10% का स्टेक हमारा है 1,300 रुपए। दैट मीन्स टोटल आपके पास 2,000 ही आएगा। भाई कंपनी अपने सब डिबेंचर होल्डर को 7,000 रुपए का इंटरेस्ट देगी। हम कंपनी में 10% के डिबेंचर्स खरीद के बैठे हैं, तो 7,000 का जब इंटरेस्ट बटेगा उसमें से 10% हमारा होगा। कंपनी अपने इक्विटीज के लिए 13,000 रुपए कमाती है, हम कंपनी में 10% के मालिक हैं, तो हमको 1,300 रुपए की इक्विटी मिलेगी, विच मीन्स दैट कि हमारी जेब में टोटल 2,000 रुपए आएंगे, विच इज इक्वल्स टू यू लिमिटेड। तो जब आपको सेम रिटर्न चाहिए, जब आपको सेम रिटर्न चाहिए तो इन्वेस्टमेंट उतनी ही करना जितनी पुरानी कंपनी में थी, और जब तुम्हें ज्यादा रिटर्न चाहिए तो जितना भी पैसा पड़ा है सब लगा देना। बोलो दोस्त, क्लियर हुआ? एवरी वन ऑफ यू।
अब हम लोग ने आर्बिट्रेज बेटा कंप्लीट कर लिया। अब छोटी छोटी चीजें रह गई है। थ्योरीज हमने ओवर कर ली, आर्बिट्रेज हमने ओवर कर लिया। अब हम लोग को करना है दोस्त, अब हम लोग को करना है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। अब हम लोग को करना है इसके अंदर ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस क्या होता है? हमारे पास अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर रहते हैं। अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमें यह बताना होता है कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर हमें चूज करना है, कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर हमें चूज करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन में पी रेशियो नहीं गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन में पी रेशियो नहीं गिवन है, तो आप डिसीजन मेकिंग किसके बेसिस पे करते हैं? आप डिसीजन मेकिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस। जिस भी ऑल्टरनेटिव का हायर ईपीएस होगा उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में पी गिवन है तो आप डिसीजन मेकिंग किसके बेसिस पे करते हैं? एमपीएस के बेसिस पे। एमपीएस कैसे निकलेगा सर? ईपीएस का मल्टीप्लाई पी से करा देंगे, एमपीएस आ जाएगा। जिस भी ऑल्टरनेटिव का एमपीएस हाई होगा, जिस भी ऑल्टरनेटिव का एमपीएस हाई होगा, हम उस ऑल्टरनेटिव को क्या कर लेंगे? हम उस ऑल्टरनेटिव को क्या कर लेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल ईजी है ये वाला, बिल्कुल ही ईजी है ये वाला। इसमें कुछ भी इतना टेक्निकल नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आओ दोस्त, आओ आओ आओ, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस देखें। चलिए ये वाला इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। सपोज दैट अ फर्म हैज ऑल इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर। Suppose that firm has all equity capital structure consisting of 1 lakh ordinary share, consisting of 1 lakh ordinary shares of rupees 10 per share। तो हमारे पास 1 लाख शेयर्स हैं, हर शेयर की कीमत 10 रुपए की है। कंपनी द फर्म वांट्स टू रेज 2,50,000 टू फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट एंड इज कंसीडरिंग 3 ऑल्टरनेटिव मेथड। पहला, हमें 2.5 लाख रुपए चाहिए। 2.5 लाख रुपए रेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं 25,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एट ₹10 ईच। 25,000 इंटू 10 करोगे 250 आ जाएगा। दूसरी अप्रोच हम लगा रहे हैं कि 250 के 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट का पैसा बोरो कर ले। तीसरा अप्रोच हम लगा रहे हैं कि हम 2500 प्रेफरेंस शेयर इशू कर दें 100 रुपए वाले 8% के डिविडेंड पे। इफ द फर्म्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आफ्टर एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज 3,12,500, मतलब हमें 3,12,500 रुपए की अर्निंग होगी। 50% का हमारा टैक्स रेट होगा। हमें फाइंड करना है कि तीनों ऑल्टरनेटिव में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है, राइट? तो आपको तीनों ऑल्टरनेटिव में, इक्विटी में, डेप्ट में, प्रेफरेंस में, आपके पास 3,12,500 की अर्निंग आ जाएगी। अगर आप इक्विटी से और प्रेफरेंस से पैसा रेस करोगे तो आपके पास इंटरेस्ट का खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी के पास पहले से कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी के पास पहले से कोई भी कर्जा नहीं है तो आपके पास इंटरेस्ट का खर्चा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने डेप्ट से पैसा रेस किया है, आपने 2,50,000 को डेप्ट से रेस किया है, तो आपको 8% का इंटरेस्ट लगेगा। 250 का 8% निकालोगे 20,000 आएगा, राइट? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर दीजिएगा, ईबीटी निकल कर आ जाएगा। ईबीटी में से टैक्सेस माइनस कर दीजिएगा, ईएटी निकल कर आ जाएगा। अब अगर आपने प्रेफरेंस से पैसा रेस किया होगा तो आपको प्रेफरेंस को डिविडेंड देना पड़ेगा। तो आपका तीसरे केस में डिविडेंड आ जाएगा। आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी निकल कर आ जाएंगी। अर्निंग्स फॉर इक्विटी को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन में पी रेशियो नहीं गिवन है। सबसे ज्यादा ईपीएस सेकेंड ऑल्टरनेटिव में आ रहा है तो आप क्या करेंगे? सेकेंड ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पी रेशियो दे दिया जाता, क्वेश्चन कह रहा है कि सर अगर आपको हम पी रेशियो दे देते, वी नो दैट द मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल वगैरह वगैरह, अगर यहाँ पे ईपीएस दे दिया जाता, इक्विटी प्लान का पी 10 टाइम्स है, डेप्ट प्लान का पी 8 टाइम्स है और प्रेफरेंस प्लान का पी 7 टाइम्स है। तो अगर पी दे दिया तो डिसीजन मेकिंग पी के बेसिस पे होगी। ईपीएस के साथ पी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ईपीएस के साथ पी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आप देखिए सबसे ज्यादा एमपीएस किसका आ रहा है? सबसे ज्यादा एमपीएस आ रहा है इक्विटी वाले प्लान का। तो हमारा आंसर भी बदल जाएगा। अब हम कौन सा डिसीजन लेंगे? हम कौन सा डिसीजन लेंगे? एमपीएस वाला। भले इसका ईपीएस कम था, भले इसका ईपीएस कम था, लेकिन सबसे ज्यादा एमपीएस इसी में आ रहा है तो हमने इसी को सिलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि सर जो सोल एडवांटेज है या सोल मोटिव बोलूं मैं, सोल मोटिव है फाइनेंस का, वो क्या है?
सोल मोटिव फाइनेंस का क्या है? टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। और वेल्थ कैसे बढ़ेगी? जब मार्केट प्राइस शेयर का बढ़ेगा तो वेल्थ अपने आप बढ़ेगी। तो आपका जो फाइनेंस मैनेजर है उसको हम क्या एडवाइस करेंगे कि आप इक्विटी से पैसा रेज करो, क्योंकि एमपीएस सबसे ज्यादा उसी के अंदर आ रहा है। एवरीवन क्लियर है सर? बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल ही इजी कॉन्सेप्ट था। ऐसे 2-4 क्वेश्चंस और आपको मिलेंगे, देख लीजिएगा। अगला कॉन्सेप्ट निकल कर आता है आपके पास फाइनेंशियल ब्रेक इवन का। अगला कॉन्सेप्ट आपके पास निकल कर आता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन का। फाइनेंशियल ब्रेक इवन क्या होता है सर? फाइनेंशियल ब्रेक इवन वो लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पर ईपीएस क्या हो, वो लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पर ईपीएस क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है सर? जो आपका इंटरेस्ट का खर्चा है प्लस आपका जो प्रेफरेंस डिविडेंड है डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? ये हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड को बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब भी हम किसी चीज को 1 माइनस टैक्स से डिवाइड करते हैं तो उसको हम बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करते हैं। बिफोर टैक्स में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ऐसा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पता कर रहे हैं जहां पर ईपीएस 0 हो। तो प्रेफरेंस डिविडेंड को बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। इस लेवल ऑफ ईबीआईटी पे आपका ईपीएस क्या निकल कर आता है? 0 निकल कर आता है। फिर इसके बाद आता है इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी आपको क्या बताता है सर? दो अलग अलग ऐसे प्लान जहां पर ईपीएस क्या आए, सेम आए, इसको बोलते हैं इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। दो अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर जब सेम ईपीएस दे, ऐसे लेवल ऑफ ईबीआईटी को हम क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। मतलब कि आपका ईपीएस अंडर प्लान 1 जब ईपीएस अंडर प्लान 2 के बराबर हो जाता है, जब ईपीएस अंडर प्लान 1 ईपीएस अंडर प्लान 2 के बराबर हो जाता है, तो इसको इंडिफरेंस बोलते हैं। ईपीएस निकालने का फॉर्मूला क्या है? ईपीएस निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट को माइनस करिए। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? ईबीटी निकल कर आ जाएगा। ईबीटी का मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स से करेंगे तो वो ईएटी हो जाएगा। ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करेंगे, वो अर्निंग फॉर इक्विटी हो जाएगा। और अर्निंग फॉर इक्विटी को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ईपीएस निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर दो कैपिटल स्ट्रक्चर आपको गिवन रहेंगे, और ये दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक ऐसा लेवल ऑफ ईबीआईटी डिसाइड करना है जो आपको क्या दे दे? सेम लेवल ऑफ ईपीएस दे दे। अच्छा, एक चीज समझना मेरी बात को, अगर आपके पास दो कैपिटल स्ट्रक्चर हैं, एक कैपिटल स्ट्रक्चर 1 है और एक कैपिटल स्ट्रक्चर 2 है, इन दोनों के अंदर आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सेम है। इन दोनों के अंदर आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सेम है। इसमें भी आपके पास 1 लाख के इक्विटी शेयर्स है, इसमें भी आपके पास 1 लाख के इक्विटी शेयर है। तो ऐसे सिनेरियो में दो सिचुएशंस निकल कर आ सकती हैं। पहली सिचुएशन कि आपके पास कोई इनडिफरेंस ही ना हो। ऐसा कब होगा? जब आपकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस अदर देन इक्विटी, या फिर मैं ये बोलूं आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल is different in two capital structure. मतलब जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। लेट से आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर 1 है, आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर 2 है। कैपिटल स्ट्रक्चर 1 में आपके पास इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाली, 10 लाख की, यहां पर भी है 10 लाख की। ठीक है, समझना बात को। यहां पे आपके पास 10% डिबेंचर्स हैं 10 लाख के, और यहां पर आपके पास 8% का टर्म लोन है। कैपिटल दोनों जगह पे सेम है, 20 लाख। ठीक है, अभी मैं प्रूफ कर रहा हूं आपको।
20 lakhs, राइट। ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना। ईपीएस अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर 1, ईपीएस अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर 1 किसके बराबर होना चाहिए? ईपीएस अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर 2, राइट। ये देखना बराबर नहीं आएगा, ये बराबर नहीं आएगा, इसका लॉजिक भी अभी मैं आपको बताता हूं। ईबीआईटी हमको पता करनी है। पहले वाले में इंटरेस्ट आएगा 10 लाख का 10%, 1 लाख। एज्यूम कर ले रहा हूं कि टैक्स रेट 50% है। नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर आएंगे 1 लाख, इज इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस 10 लाख का 8%, 80,000। टैक्स रेट है 50%, इसको डिवाइड करूंगा, यहां पर भी आएगा 1 लाख। सर ये भी 1 लाख शेयर्स हैं, ये भी 1 लाख शेयर्स, तो बेटा ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया, राइट। अब जरा ध्यान से देखो यहां पर क्या आएगा, 0.50 EBIT माइनस 50,000 इज नॉट इक्वल्स टू 0.50 EBIT माइनस 40,000। लॉजिक समझा? लॉजिक समझा? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर 1 में और कैपिटल स्ट्रक्चर 2 में जो फिक्स्ड कैपिटल वाली, फिक्स्ड कॉस्ट वाली जो कैपिटल है, जो फिक्स्ड कॉस्ट वाली जो कैपिटल है, उनका आफ्टर टैक्स कॉस्ट सेम नहीं आ रहा, उनका आफ्टर टैक्स कॉस्ट अलग अलग आ रहा है। यहां पे अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर 1 की बात करूं तो आपको 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना है। इस 1 लाख के इंटरेस्ट को अगर मैं आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करता हूं तो ये आफ्टर टैक्स में 50,000 आता है। कैपिटल स्ट्रक्चर 2 में मेरे को 80,000 का इंटरेस्ट देना है। अगर मैं इसे आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करता हूं तो ये 40,000 आता है। अगर ये दोनों फिगर सेम नहीं है तो इनडिफरेंस नहीं आएगा। ये दोनों फिगर सेम नहीं है तो इनडिफरेंस नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? आपके पास दो अलग अलग पैरेलल लाइंस आएंगी, आपके पास दो अलग अलग पैरेलल लाइंस आएंगी। ये देखिए, आपके पास दो अलग अलग पैरेलल लाइंस आएंगी इस तरीके से। ये कभी भी इनडिफरेंस क्रिएट कर ही नहीं पाएंगी। इनडिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? इनडिफरेंस क्रिएट होगा जब दो प्लान आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। दो प्लान आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो जाकर आपका क्या निकलता है? इनडिफरेंस। ये आपका प्लान 1 है, ये आपका प्लान 2 है, तो जिस पॉइंट पे प्लान 1 और प्लान 2 मीट कर रहे हैं वो इनडिफरेंस है। लेकिन यहां पर देखो दोनों पैरेलल लाइंस बन जाएंगी, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। ये सिचुएशन कब आएगी? ये सिचुएशन कब आएगी? ये सिचुएशन तब आएगी जब आपका इक्विटी शेयर, जब आपका इक्विटी शेयर दोनों में क्या होंगे? इक्विटी शेयर दोनों में सेम होंगे और कोई भी इनडिफरेंस नहीं निकलेगा अगर आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट कैपिटल, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट कैपिटल इज डिफरेंट इन टू कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट, आपकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट दोनों में सेम आ जाए। अगर आपकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट सेम आ जाए, मल्टीपल इनडिफरेंसेस, मल्टीपल इनडिफरेंस पॉइंट, ये कब आएगा? जब आपकी आफ्टर टैक्स, जब आपकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट कैपिटल, फिक्स कॉस्ट कैपिटल इज सेम इन टू कैपिटल स्ट्रक्चर। दो अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है? आफ्टर टैक्स कॉस्ट सेम आ रही है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? आपके पास मल्टीपल इनडिफरेंस पॉइंट आएंगे। हर एक लेवल ऑफ ईबीआईटी, हर एक लेवल ऑफ ईबीआईटी, एवरी ईबीआईटी लेवल इज इनडिफरेंस, एवरी ईबीआईटी लेवल इज इनडिफरेंस। हर एक ईबीआईटी लेवल क्या होगा? इनडिफरेंस होगा। सर कैसे 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 करके बताइए। देखो बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर 1, कैपिटल स्ट्रक्चर 2, तुम्हारे पास इधर 10% के डिवेंचर्स हैं, 10 लाख रुपए के। तुम्हारे पास यहां पे 10% का बॉन्ड है, 10 लाख रुपए के।
राइट। यहां पर तुम्हारे पास इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए की या 100 रुपए की, 10 लाख रुपए की, यहां पर भी 10 लाख रुपए की। दोनों जगह पे कैपिटल स्ट्रक्चर कितनी है? दोनों जगह पे कैपिटल स्ट्रक्चर 20 लाख की है। दोनों जगह पे कैपिटल स्ट्रक्चर 20 लाख की है। अब ये एक ऐसा सिनेरियो है, ये एक ऐसा सिनेरियो है जहां पर हर एक लेवल ऑफ ईबीआईटी, हर एक लेवल ऑफ ईबीआईटी आपको इनडिफरेंस दे देगा। आप रैंडमली कोई भी ईबीआईटी बोलो, आप रैंडमली कोई भी ईबीआईटी बोलो। लेट्स से हमारे पास ईबीआईटी है बेटा 2 लाख रुपए की। अगर आप 2 लाख रुपए पे यहां पर ईबीआईटी निकालोगे और यहां पर ईबीआईटी निकालोगे, सेम आएगी। क्यों सेम आएगी? क्योंकि दोनों जगह पर आपकी जो कॉस्ट है वो सेम है। 10% के डिबेंचर को भी सेम इंटरेस्ट जाना है, 10% बॉन्ड को भी सेम इंटरेस्ट जाना है। तो यहां दोनों जगह पे सेम इंटरेस्ट का आउटफ्लो है, सेम ईबीटी आएगा, सेम ईएटी आएगा, सेम आपका ईपीएस आएगा। आप कोई भी लेवल ले लो, 2 लाख की जगह आप 4 लाख रख के देख लो, आप 5 लाख रख के देख लो। क्योंकि मेरे दोस्त आफ्टर टैक्स फिक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आफ्टर टैक्स फिक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों में सेम है। ये सिनेरियोस कब आते हैं? ये सिनेरियोस आते हैं जब दोनों जगह पर आपके पास इक्विटी शेयर क्या हो? सेम हो। अगर इक्विटी शेयर अलग अलग है, अगर इक्विटी शेयर अलग अलग है, यहां 10 लाख के हैं, यहां 5 लाख के हैं, तो इंडिफरेंस लेवल निकलेगा। लेकिन अगर आपके पास दोनों जगह पर सेम शेयर्स हैं, तो 2 सिचुएशन खड़ी हो सकती हैं। पहली सिचुएशन की कोई इनडिफरेंस ही ना हो, दूसरी सिचुएशन मल्टीपल इनडिफरेंस हो। इनडिफरेंस कब नहीं होगा? जब आपकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग अलग आएगी, अलग अलग आएगी। और अगर आपकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर में सेम आएगी, तो मल्टीपल इनडिफरेंस पॉइंट दिखाई देंगे आपको, यानी कि आपकी एक स्ट्रेट लाइन ओवरलैपिंग हो जाएगी। दोनों प्लान्स यहीं पर हैं, प्लान 1 भी यही है, प्लान 2 भी यही है। तो हर एक लेवल जो है वो इनडिफरेंस ही है। जब दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, जब दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, तो हर लेवल ऑफ ईबीआईटी क्या है मेरे बच्चे? हर लेवल ऑफ ईबीआईटी आपके लिए इनडिफरेंस है। बोलो दोस्त, क्लियर हुआ? एवरी वन ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब आज के लिए इतना ही रखेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर मेरी तरफ से सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर अप कर लिए हैं। आप लोग एक बारी अपनी तरफ से भी रिवीजन कर लीजिएगा, कोई पॉइंट में अगर आपको प्रॉब्लम आए तो देख लीजिएगा। सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने अपनी तरफ से आप लोग को कवर अप करवा दिए हैं। ठीक है, अब आप लोग देखिए इसको। कल हम लोग 2 छोटे टॉपिक पिकअप करेंगे, एक आपका डिविडेंड, वो भी जल्दी हो जाएगा, और एक आपका लिवरेज। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स हम लोग कल पिकअप करेंगे। 1-1.5 घंटे के अंदर हम ये दोनों टॉपिक्स को इजीली वाइंड अप कर देंगे। कल का टाइम यही वाला रख ले अगर आप लोग को फिजिबल है तो। अगर फिजिबल है केवल कल के लिए, केवल कल के लिए अगर फिजिबल है तो, या फिर मॉर्निंग में कर लेते हैं 9 बजे, या फिर मॉर्निंग में 9 बजे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिमरन तुम बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे शाम के लिए एग्री हो रहे हैं। सिर्फ कल के लिए टाइमिंग सेम रहेगी, सिर्फ कल के लिए टाइमिंग यही रहेगी। ठीक है, चलिए, बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।